नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है अंग्रेजों का भारत आगमन और उनके साम्राज्यवादी विस्तार। क्योंकि इसके पहले मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पुर्तगाल और डच के बारे में कवर करवा चुका हूं। तो जिन लोगों ने पुर्तगाल और डच का वीडियो नहीं देखा है वह इस वीडियो को देखने से पहले पुर्तगाल और डच का वीडियो देख ले, तत्पश्चात यह वीडियो देखे तो आपको एक क्रम वाइज अच्छे से जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अंग्रेज के बारे में कि अंग्रेज आखिर इतना क्यों सफल और श्रेष्ठ साबित हुए। उन्होंने पूर्वी देशों के साथ व्यापार किस तरीके से किया, कहाँ कहाँ व्यापारिक बस्तियाँ अपनी स्थापित की और कैसे उन्होंने अपने एक कंपनी से लेकर के भारत में साम्राज्यवाद का विस्तार किया। इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंग्रेजों की जो महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, वो क्यों इतना श्रेष्ठ, आखिर क्यों सफल हुए, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उन सभी यूरोपीय शक्तियों में जिन्होंने भारत सहित हिंद महासागर के क्षेत्र में अपने नवीन व्यापारिक गतिविधियों को प्रारंभ किया था, उनमें अंग्रेज सर्वाधिक सफल एवं प्रभावकारी सिद्ध हुए। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अंग्रेज इन सभी कंपनियों के पश्चात आए, यानी कि सभी कंपनियों के लेट से आए, पुर्तगाल और डच के पश्चात आए, फिर भी इसने उन सबों को परास्त करके इन सब से आगे निकल गए। इसकी सबसे प्रमुख वजह जो थी वह थी कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भारत सहित एशियाई देशों के व्यापार के स्वरूप को समझा। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजों के सफल होने के कारण जो महत्वपूर्ण कारण थे वह यह था कि अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भारत और एशियाई देशों के व्यापार के स्वरूप को समझा कि उनकी व्यापार की क्या मांगे हैं, कैसे वहाँ का व्यापार हम बढ़ावा कर सकते हैं, क्या चीज़ निर्यात करनी है। तो इस तरीके से वह देखा जाए तो सबसे पहले उन्होंने भारत और एशियाई देशों के व्यापार के स्वरूप को समझा। इसके पहले जितनी सारी शक्तियाँ आई, जितनी सारी कंपनियाँ आई, उन्होंने भारत के व्यापार के स्वरूप को बिना समझे ही अपनी व्यापारिक स्थिति प्रारंभ की, जिसके परिणाम हुए कि वह असफल साबित हुए। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत सहित एशियाई देशों के व्यापार के स्वरूप को समझा और आवश्यकता पड़ने पर उसने सैनिक तथा राजनीतिक सहारा भी लिया। आवश्यकता जब उन्हें पड़ी तो उन्होंने इंग्लैंड से सैनिक सहायता भी ली, राजनीतिक सहायता भी ली और इस प्रकार जो है वह इन सबों से अधिक प्रभावकारी और सफल सिद्ध हुए। अब 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में एशियाई वस्तुएं यूरोप तक पहुंचने लगी थी और उन वस्तुओं से होने वाले लाभ ने अंग्रेजों को पूर्व की ओर आने के लिए प्रेरित किया। उनका पूर्व की ओर आने का जो सबसे महत्वपूर्ण वजह थी, जो उनका मुख्य उद्देश्य था, वह था दक्षिण पूर्वी एशिया की जो महत्वपूर्ण मंडी थी, जावा, सुमात्रा, मलक्का, इन पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। तो पूर्व की ओर व्यापार करने को उद्देश्य में रखते हुए उन्होंने सर्वप्रथम लंदन में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक कंपनी का सभा बुलाता है और उन सभा में एक सब व्यापारी द्वारा मिल करके एक कंपनी का गठन किया जाता है सन 1599 ईस्वी में, जो कालांतर में आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती है। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा इस कंपनी को भारत के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार करने की आज्ञा मिल जाती है। मतलब एक आदेश, महारानी एलिजाबेथ जो है एक आदेश पत्र के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ 15 वर्षों तक व्यापार करने की छूट प्रदान करती है। अब यह आदेश पत्र को लेकर के सर्वप्रथम कैप्टन हॉकिंस सन 1608 ईस्वी में भारत के बंदरगाह सूरत पर पहुंचता है। ठीक है, तो भारत आने वाला प्रथम जो अंग्रेज यात्री था वह था कैप्टन हॉकिंस। कब आया था? 1608 ईस्वी में। कहाँ आया था? तो वह सूरत में आया था। इस प्रकार सन 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस भारत के बंदरगाह सूरत पहुंचता है और सन 1609 ईस्वी में वह जहांगीर के राज दरबार में पहुंचता है। जहांगीर के राज दरबार में पहुंचने के बाद वह अपनी मांग प्रस्तुत करता है। उनकी मांग थी कि
सूरत में अंग्रेजों की एक व्यापारिक बस्ती स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। कैप्टन हॉकिंस, याद रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री था। वह सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचता है और 1609 ईस्वी में वह जहांगीर के राज दरबार दिल्ली में पहुंचता है और जहांगीर के समक्ष अपनी मांग रखता है कि उसे सूरत में अंग्रेजों के लिए एक व्यापारिक बस्ती स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। लेकिन उस समय का जो सिचुएशन था वह पुर्तगाल और डचों का प्रभुत्व ज़्यादा था। तो पुर्तगाल और डचों के दबाव के कारण उस समय जहांगीर जो है हॉकिंस की इस मांग को ठुकरा देता है और इस तरीके से हॉकिंस जो है वह अपनी योजना में सफल नहीं हो पाता है। हॉकिंस जो था वह एक अंग्रेजी और फारसी, तुर्की, कई सारी भाषाओं का ज्ञाता था। तो जब वो जहांगीर के दरबार में पहुंचता है तो उन्होंने जहांगीर को फारसी भाषा में अभिवादन करता है, जिससे जहांगीर प्रसन्न होकर के उसे इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान करता है और साथ में 400 मनसब भी प्रदान करता है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी थी, तो वह जहांगीर था। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न जहांगीर के परिप्रेक्ष्य में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको जहांगीर और कैप्टन हॉकिंस इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में पूछे जाते हैं प्रश्न, तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इसमें एक और पॉइंट है जो आप लोग याद रखिएगा कि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत में अकबर का शासन था 1599 में। याद रखिएगा, एक कंफ्यूजन वाला प्रश्न है कि जिस समय लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत में अकबर का शासन था, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उस समय जहांगीर का शासन था। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, जहांगीर और अकबर में क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आता है, लेकिन उनकी जो इच्छाएं थी, उनकी जो अनुमति को ठुकराने के बाद हॉकिंस सूरत में एक अस्थायी कारखाना स्थापित करता है। तो याद रखिएगा कि अंग्रेजों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, सूरत में किया था, लेकिन वह एक अस्थायी था क्योंकि मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा उसे अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। तत्पश्चात 1611 ईस्वी में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच एक युद्ध होता है। उस युद्ध को हम लोग स्वाली के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो अंग्रेजों और पुर्तगालियों का युद्ध जो होता है उसमें अंग्रेजी का जो सेनानायक होता है वो कैप्टन मिडल्टन ही होता है। बहुत सारे बुक में थॉमस बेस्ट भी है, तो उस तरह उनका सहायक कोई सेनापति रहा हो, मेन कैप्टन मिडल्टन ही था। तो अंग्रेजी और पुर्तगाली के बीच में जो युद्ध होता है स्वाली का युद्ध, उसमें अंग्रेजी सेना ने पुर्तगाल के एक बड़े बेड़े को परास्त करता है। मतलब पुर्तगाल के जो एक बड़ी जहाज होता है उसको परास्त करके अपना अधिकार में ले लिया जाता है। इससे जहांगीर काफ़ी प्रभावित होता है और वो अंग्रेज शक्ति के सामने काफ़ी प्रभावित होता है कि अंग्रेज की शक्ति भी सराहनीय है कि उन्होंने पुर्तगाल के एक बड़े बेड़े को परास्त किया, और इस प्रकार उन्होंने अंग्रेज की शक्तियों से प्रभावित होता है और तत्पश्चात उन्होंने सूरत में अंग्रेजों के एक अस्थायी कारखाना खोलने की अनुमति प्रदान करता है और सन 1613 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम अस्थायी फैक्ट्री स्थापित हो जाती है सूरत में। इसके पहले 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में, जो कि दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत के मसूलीपट्टनम में अपनी एक अस्थायी फैक्ट्री स्थापित करती है, लेकिन वह मूलतः अस्थायी था, लेकिन वह उतनी यूजफुल नहीं थी। तो सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपनी प्रथम अस्थायी फैक्ट्री जो स्थापित करता है वह 1613 ईस्वी में सूरत में करता है। तो इस प्रकार हम लोग देखिए कि अंग्रेजों ने कैसे भारत आया, कैसे हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए और उन्होंने किस प्रकार से अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की। सन 1615 ईस्वी में टॉमस मुनरो नामक एक अंग्रेज फिर जहांगीर के दरबार में आता है। तो इस प्रकार से जहांगीर के दरबार में आने वाले दो यात्री हैं
पहला कैप्टन हॉकिंस और दूसरा थॉमस मुनरो। अगर आपके ऑप्शन में ये दोनों रहे तो आप गलती से भी किसी एक को नहीं मारिएगा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज यात्री कौन थे, तो कैप्टन हॉकिंस। लेकिन अगर प्रश्न में यह पूछा जाए कि जहांगीर के दरबार में आने वाले अंग्रेज यात्री कौन थे, तो कैप्टन हॉकिंस 1609 ईस्वी में और थॉमस मुनरो 1615 ईस्वी में। यह दोनों अधिकारी जो थे, यह दोनों अंग्रेज जो थे, वह जहांगीर के दरबार में आने वाले थे। अब हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों की उपलब्धियां कैसे कैसे उन्होंने अपनी उपलब्धियां हासिल की भारत में और किस तरीके से अपना वह साम्राज्य का विस्तार किया। तो सबसे पहले अंग्रेजों की जो उपलब्धियां हाथ लगी भारत में, वह था सुनहरा फरमान, जिसे कि हम लोग गोल्डन फरमान के नाम। सन 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने सर्वप्रथम अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी किया, जिसमें 500 पैगोडा वार्षिक कर के रूप में अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट प्रदान की गई। तो पहली उपलब्धियां अंग्रेजों को यह हाथ लगी, जो कि वह गोल्डन फरमान के नाम से जाना गया, जिसे कि सुनहरा फरमान भी कहा जाता है। दूसरी उपलब्धियां अंग्रेजों को हाथ लगी मद्रास को पट्टे पर लेना। सन 1639 ईस्वी में चंदगिरी के राजा जो थे, वह उनसे फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने मद्रास को पट्टे पर लिया और मद्रास में एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया, जिसका कि नाम सेंट जॉर्ज रखा गया। तो दूसरी उपलब्धियां यह थी कि अंग्रेजों द्वारा मद्रास को पट्टे पर लेना। किसने लिया था? उस अंग्रेज अधिकारी का क्या नाम था? तो उसका नाम था फ्रांसिस डे। किससे लिया था? तो चंदगिरी के राजा से लिया था। तीसरा जो इसकी उपलब्धियां थी वह था हुगली में फैक्ट्री का निर्माण। सन 1651 ईस्वी में इसने हुगली में एक फैक्ट्री का एक कारखाना स्थापित करता है। लेकिन कुछ ही समय पश्चात जॉन चाइल्ड नामक अंग्रेज अधिकारी ने हुगली को लूटपाट का केंद्र बना दिया जाता है, जिससे औरंगजेब जो है उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है। औरंगजेब द्वारा उसे निष्कासित कर दिया जाता है। फिर जॉन चाइल्ड के द्वारा माफी मांगने के पश्चात अंग्रेज उसे भारत में रहने के लिए शरण देता है। नेक्स्ट जो उपलब्धियां अंग्रेजों को हाथ लगती है वह था बम्बई द्वीप का अंग्रेजी कंपनियां में शामिल होना। सन 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है और ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्राप्त होता है। आगे चलकर सन 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने अंग्रेजी कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे उसे अंग्रेजी कंपनी को सौंप देता है और इस प्रकार से बम्बई द्वीप अंग्रेजी कंपनी में शामिल हो जाता है। तो इस तरीके से बारी बारी से करके अंग्रेजों ने अपने कंपनी का विस्तार किया और कंपनी विस्तार करते करते उन्होंने भारत में साम्राज्यवाद का विस्तार किया, राजनीतिक विस्तार किया और इसी तरीके से अंग्रेज जो है पूरे भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इसके बाद सन 1715 ईस्वी में एक जॉर्ज शरमन मिशन भारत आता है। इसमें एक अंग्रेज अधिकारी के सर्जन होते हैं, जो कि फर्रुखसियार को एक गंभीर दर्दनाक बीमारी का इलाज करता है और उससे फर्रुखसियार को उस दर्दनाक बीमारी से राहत मिलती है और फर्रुखसियार प्रसन्न होकर सन 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी करता है और वह फरमान कुछ इस प्रकार है। तो 1717 ईस्वी का जो फरमान जारी करता है वह कौन जारी करता है? तो मुगल बादशाह फर्रुखसियार के द्वारा। तो उस फरमान के अनुसार 3000 रुपये वार्षिक कर के रूप में फर्रुखसियार जो है वह अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की छूट प्रदान करती है। दूसरा है 10,000 रुपये वार्षिक कर के रूप में उन्होंने सूरत में अंग्रेजों को व्यापार करने की व्यापारिक छूट प्रदान करता है। और तीसरा, उन्होंने अंग्रेजों को सिक्का ढालने का एक कारखाना भी स्थापित करने की अनुमति प्रदान करता है। तो इस तरीके से फर्रुखसियार द्वारा जो फरमान जारी किया गया अंग्रेजों के संबंध में, तो वह अंग्रेजों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित हुआ और आगे चलकर इसी फरमान ने अंग्रेजों को कंपनी विस्तार में काफ़ी सहायता प्रदान किया और साम्राज्यवाद का विस्तार में भी काफ़ी लाभप्रद साबित हुआ।
तो यह थे अंग्रेज़ों के बारे में कि अंग्रेज़ कैसे भारत आए, उनकी क्या उपलब्धियां थी, उन्होंने कहाँ व्यापारिक बस्तियां स्थापित की, कौन से या अंग्रेज अधिकारी भारत आए और किस तरह उन्होंने भारत में अपना कंपनी विस्तार की। और इसके विस्तार से हम लोग और चर्चा करेंगे आगे विभिन्न विभिन्न चैप्टरों के माध्यम में। तो अभी हम लोग अंग्रेज के बारे में इतना ही देखेंगे, आगे और इसके विस्तार से हम लोग टॉपिक वाइज जैसे क्षेत्रों का विलय आएगा, बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब, सिंध, तो इन सबों में हम लोग फिर उनके साम्राज्यवादी विस्तार को पढ़ेंगे कि कैसे कंपनी विस्तार से लेकर उन्होंने अपनी साम्राज्यवादी विस्तार को बढ़ावा दिया। तो आप लोग को यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, तो आप लोग इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और इसे अधिक से अधिक सुने और एक कहानी की तरह सुने। तो धन्यवाद।